हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। एक लैंडमार्क रूलिंग आई है लेटेस्ट में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले आइए समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या, ये कैसे काम करती है। एक तरफ है हमारे पास डोनर मतलब जो डोनेशंस देते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज। एक है हमारे पास डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डोनर डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलता है कि मुझे एक बॉन्ड दे दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको बॉन्ड दे देती है। इन रिटर्न डोनर जो है वो पेमेंट कर देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पे डोनर को बॉन्ड मिल जाता है। उसके बाद डोनर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो चाहे वो बॉन्ड हैंड ओवर कर देता है। पॉलिटिकल पार्टी इस बॉन्ड को इन कैश करवाती है बैंक में और इन फंड्स को अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेती है जैसे वो यूज़ करना चाहती है। बट यहाँ पे कुछ खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को समझते वक्त, कि यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल से होगा। कैश के पेमेंट्स अलाउड नहीं है। और जो भी पर्सन, जो भी डोनर इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करेगा उसको अपनी कंप्लीट KYC, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन, आधार एंड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो बैंक डिमांड करेगी वो उसको सबमिट करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो पेई का नाम है वो मेंशन नहीं होता है। राइट, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास जब ये बॉन्ड पहुंचेगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये किस डोनर ने पेमेंट उनको किया है। मतलब बॉन्ड पे जो नाम है डोनर का वो मेंशन नहीं होगा। सो दिस इज काइंड ऑफ एनोनिमस डोनेशन बाय द डोनर टू द पॉलिटिकल पार्टी। और इस बॉन्ड की लाइफ होती है 15 डेज। विद इन 15 डेज इस बॉन्ड को इनकैश कराना ज़रूरी है। यहाँ पे इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काम कर रही है लगभग जनवरी 2018 से। इफ़ आई रिमेंबर, फाइनेंस एक्ट 2017 में इसकी अमेंडमेंट आ गई थी विद रेस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन अलाउंस। राइट, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। राइट, अब ये आर्टिकल यहाँ पे एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट, ये आर्टिकल यहाँ पे हिट कैसे होता है। यहाँ पे आर्टिकल हिट ऐसे होता है कि ये पूरा जो प्रोसेस है फॉर मेकिंग डोनेशंस बाय द डोनर्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये जो पूरा सिस्टम ये कहीं ना कहीं वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन को। किसको वायलेट करता है? प्रिंसिपल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन को। राइट, जो कि एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल और एक बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन को जानने का। क्यों? क्योंकि वो भी इस देश का हिस्सा है। वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को चुन रहा है एक वोट दे के, तो ये उसकी नॉलेज में, उसकी इंफॉर्मेशन में, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में होनी चाहिए कि कौन पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दे रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर फंड्स आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द एनोनिमिटी, द डोनेशंस आर एनोनिमस। बॉन्ड्स पे डोनर का नाम नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन डोनेशन के बारे में नहीं है। इसका मतलब सब कुछ एनोनिमस सिस्टम से चल रहा है। कौन पैसे दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, ये पब्लिक में किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज की जो अकाउंटेबिलिटी है वो जो है वो क्वेश्चन में है। और इनफैक्ट ये पूरी स्कीम ही जो है वो क्वेश्चन में है। क्यों? क्योंकि एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रीसेंट जजमेंट का नाम अभी मैं बताऊंगा आपको। एज पर दैट जजमेंट द एंटायर स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड। राइट, क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(a) को हिट करती है, दैट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन अलाउ नहीं है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेसिबल नहीं हो पाती है। सो दिस स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है
citation not the names of the parties are Association for Democratic Reforms and others versus Union of India, cabinet secretaries and others, right? As per ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये पूरी स्कीम जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। यहाँ पे इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर करते वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं कि जो जितनी भी जो बॉन्ड्स की जो डिटेल है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर कलेक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, उसकी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर होनी है और ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो जानी चाहिए पब्लिक डोमेन में बाय 6 मार्च 2024। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो बॉन्ड्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनका क्या होगा। वो बॉन्ड्स जो इशू हो चुके हैं बट इन कैश अभी नहीं हुए हैं, वो बॉन्ड्स जो है वो डोनर्स को पॉलिटिकल पार्टीज वापस करेंगी और डोनर्स जो है वो बॉन्ड्स वापस बैंक में जमा करा के उस अमाउंट का रिफंड जो है वो डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वापस ले सकते हैं। मतलब कि वो बॉन्ड्स जो इन कैश हो चुके हैं उनमें कोई प्रोसेस जो है रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं करना है। वो बॉन्ड्स जो इशू हो चुके हैं बट अभी इन कैश नहीं हुए हैं, वो बॉन्ड्स जो है वो वापस करने हैं डोनर्स को, और डोनर्स उन बॉन्ड्स को वापस करेंगे टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अपना पैसा वापस वहाँ से रिफंड क्लेम कर लेंगे। अब बात करते हैं हम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव की। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जो है सेक्शन 80GG, इंसर्ट हुआ है फिनेंस एक्ट 2017 से। जब से ही लगभग ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नोटिफाई हुई है, यहाँ पे मल्टीपल एक्ट्स अमेंड हुए थे बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज वन ऑफ देम। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट भी मॉडिफाई हुआ था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी जो है वो मॉडिफाई किया गया था। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे अपन विच इज़ वेरी मच लिमिटेड टू इनकम टैक्स ओनली। अब सेक्शन 80GG जो है राइट, अब पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के डोनेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सेक्शन 80GG जो है अब बहुत जल्दी अपन देखेंगे, जुलाई में बजट आएगा तो इसमें अमेंडमेंट ज़रूर आएगा, या तो इस सेक्शन को इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा या फिर इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आएगी जिससे ये इनअफेक्टिव हो जाएगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब काम नहीं करेगी क्योंकि पूरी स्कीम ही एज पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे एक और एस्पेक्ट है देखने का कि जो एसएसीज ऑलरेडी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनेशंस के डिडक्शंस क्लेम कर चुके हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, क्या उनके केस सेक्शन 148 के नोटिस इशू करके रीओपन किए जाएंगे और उनके केस रीओपन किए जाएंगे या फिर उनके जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स इशू होने हैं, क्या होना है उनका, राइट। यहाँ पे जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के साथ है। जजमेंट में कहीं भी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं लिखी है। तो जो डोनेशंस जो है वो दे दिए हैं एसएससी ने अपनी आईटीआर में, उनका डिडक्शन क्लेम भी कर लिया है। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट। उनके केस रीओपन नहीं होंगे, ना ही उनके रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स जो है सू मोटो डिपार्टमेंट पास करेगा। तो रीओपनिंग जो है इन मैटर्स पे नहीं होगी मेरे हिसाब से। और यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है दैट अ पार्टी विच इज़ अ रूलिंग पार्टी इज इन इटसेल्फ मेकिंग अ लॉ and getting the benefit, maybe getting the benefit, and the entire thing is happening as anonymous. So this is actually unconstitutional. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो यहाँ पे अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है विद द ऑर्डर बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये थी एक information, important information about income tax perspective and the validity of electoral bond scheme. Thank you for watching this video. चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।